हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल सब सही चल रहा है। आज इकोनॉमिक्स में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 3। आप लिखिए और उसका हेडिंग्स भी लिखिए। आपको हेडिंग दिख भी रहा होगा, देखिए यहाँ पे, इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। आइए आप भी हमारे साथ इस चैप्टर को स्टार्ट कीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी आपको मिलेगी और बहुत ही मज़ा आपको आने वाला है। लिखिए बच्चों, चैप्टर 3, क्लास नंबर 1 है। क्लास नंबर 1, चैप्टर 3, इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं जिस बुक को रेफ़र करता हूँ और जिस बुक से इंस्पायर्ड होकर पढ़ाता हूँ, वो बुक आपका टी आर जैन। आपके पास बुक होना चाहिए। मेरे लेक्चर सुनने वक्त बुक बिल्कुल खोल के रखना है। वहाँ पे एक एक लाइन नहीं पढ़ना है, समझना है पहले मुझे, उसके बाद उसके बाद गो थ्रू करना है। मैं कुछ हद तक रिलेटेड छोटे छोटे नोट्स में क्लास में ही बना दूंगा और बुक भी आपके पास रहेंगे। न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगा, थ्योरेटिकल भी करवाऊंगा, तो अपने आप ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आइए जी, सबसे पहली बात समझिए, इस चैप्टर में करना क्या मुझे। इस चैप्टर में आपको मुझे कुछ बातें समझानी है। नेशनल इनकम के बारे में बात करनी है, ठीक है। और इसी से रिलेटेड एक चीज़ होता है डोमेस्टिक इनकम, इसके बारे में बात करनी है। नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम में क्या डिफरेंस होता है, ये सब आपको हम समझाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एकदम प्रॉपर तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से टॉपिक वाइज बात की जाए। तो सबसे पहला टॉपिक आप लिखिए जो समझना है आपको, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम सबसे पहला टॉपिक यही है। और देखिए इसका मीनिंग क्या होता है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम का। देखिए, नेशनल इनकम को समझने के लिए दो बातें आपको समझनी पड़ेगी। एक बात तो होगी कि फैक्टर इनकम क्या होते हैं, और दूसरी बात समझनी पड़ेगी कि आपको नॉर्मल रेसिडेंट कौन होते हैं। मैं इसको डिफाइन भी करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले ये दो बातें आपको सिखा दूं, उसके बाद बात करूंगा। इन दोनों में सबसे पहले क्या सिखाना चाहूंगा मैं? सबसे पहले सिखाना चाहूंगा फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम्स क्या होते हैं सर, ध्यान दीजिए। चलिए, मैंने आपको पिछले क्लासेस में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम समझाया था, आपको याद होगा। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम समझाया था। उसमें मैंने कहा था कि दो सेक्टर्स है, एक है फर्म और दूसरा है हाउस होल्ड। आप याद कीजिए, मैंने समझा रखा है, फर्म एंड हाउस होल्ड। इनके बीच में क्या होता है, हाउस होल्ड के पास फैक्टर इनपुट्स होते हैं। अभी मैं सर्कुलर इनकम पूरी तरह से रिवाइज नहीं कराऊंगा, वो तो आपको पीछे वाले क्लास में जाके पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा रेफरेंस दे रहा हूँ। हाउस होल्ड के बाद फैक्टर इनपुट्स होते हैं। क्या मतलब सर? अब समझो, आपको याद आ जा गया। देखो, हाउस होल्ड के पास ये चार चीज़ होते हैं। कौन कौन? एक होता है लैंड, दूसरा होता है लेबर, तीसरा होता है कैपिटल, और चौथा होता है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप। भाई बताओ, ज़मीन किसके पास है? आपके पास, हमारे पास, या किसी और के पास? जो भी इंडिविजुअल्स हैं उनके पास ज़मीन है। लेबर कौन है? हम ही काम करते हैं, आप ही काम करते हैं।
कैपिटल। पैसा बिजनेस में कौन लगाता है? हम आप लगाते हैं। और बिजनेस में दिमाग कौन लगाता है? हम ही आप लगाते हैं, जिसको एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। मतलब अगर हाउस होल्ड न रहे, हम और आप न रहे, तो ये फर्म कैसे बनेगा? ये बताओ। फर्म बन ही नहीं सकता। हम ही आप में से कोई लोग क्या करते हैं? फर्म बनाते हैं। अगर मान लो कि मैं सपोज करूँ, मैं ही खुद ऐसा इंसान हूँ जो फर्म स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे फर्म चलाने के लिए क्या चाहिए? ज़मीन चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए। और मुझे कहाँ से मिलेगा? हाउस होल्ड से ही मिलेगा। यस सर। ये हाउस होल्ड क्या करता है? ये फैक्टर इनपुट्स किसको देता है? फर्म को देता है। बातें सर्कुलर फ्लो में हो चुकी है। आपको लगेगा कि सर फिर वही बात क्यों दोबारा से कर रहे हो? थोड़ा सा रेफरेंस के लिए मुझे बोलना पड़ेगा। हाउस होल्ड फैक्टर इनपुट्स देता है फर्म को। फर्म इस फैक्टर इनपुट्स से क्या करता है? प्रोडक्शन करता है। हाँ, प्रोडक्शन करता है। किसका प्रोडक्शन करता है? गुड्स एंड सर्विसेज का। और फिर क्या करता है? उसको सेल करता है। उसको सेल करता है। किसको सेल करता है? हाउस होल्ड को ही सेल करता है। सेल करता है टू हाउस होल्ड ही। और हाउस होल्ड क्या करता है? उसके बदले में उसको पैसा देता है। और जो इसको पैसा मिलता है हाउस होल्ड से, उसी पैसे को ये क्या करता है? फिर पे कर देता है। किसको पे कर देता है? हाउस होल्ड को। किसके लिए? फॉर फॉर द पेमेंट ऑफ फॉर द पे फॉर द पेमेंट ऑफ फैक्टर इनपुट्स। अगर आप साधारण भाषा में समझो तो क्या होता है? मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मैं आप में से बहुत लोगों को वर्कर्स के रूप में अपने फैक्ट्री में रखता हूँ। सपोज करो, आपसे काम लेता हूँ, प्रोडक्ट बनाता हूँ, मार्केट में उसको बेचता हूँ, कमाता हूँ, और उस कमाई से आपको ही पेमेंट करता हूँ। समझ गए? आपसे क्या लिया? फैक्टर इनपुट्स। उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में। उसको फिर बेचा मार्केट में लोगों को ही, और फिर उनसे कलेक्ट किया और फिर आपको पेमेंट किया। और यही क्या कहलाता है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये हर जगह बिजनेस में होता है। ये बातें पहले हो चुकी है, ध्यान देना। इसका मतलब क्या हुआ? देखो यहाँ पे दो बातें हो गई। एक बात तो ये हुई, जो फर्म ने प्रोडक्शन करी, जो फर्म ने प्रोडक्शन करी, वो प्रोडक्शन की वैल्यू कितनी होगी? जितनी उसकी सेल वैल्यू है। बात समझ गए? मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो फर्म ने क्या किया? 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किया। 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किया, और एट द रेट क्या रेट बेच दिया उसको मार्केट में? देखो, एट द रेट 100 रुपया उसको मार्केट में बेच दिया। तो कितना हो गया? ये हो गया 10 लाख रुपया। उसकी सेल वैल्यू हो गई। फिर फर्म क्या करेगा? फैक्टर इनपुट्स का पेमेंट करेगा। 10 लाख रुपया उसके पास है, उसको किसको किसको देगा? देगा लैंड का कॉस्ट देगा, लेबर का पेमेंट करेगा, कैपिटल का करेगा, और एंटरप्रेन्योरशिप तो वो खुद ही रखेगा ना। एंटरप्रेन्योरशिप, लैंड का वो क्या पे करेगा? रेंट। कोई ज़मीन इस्तेमाल करते हो उसकी रेंट पे करनी पड़ती है। लेबर का क्या पे करेगा? वेजेस। कैपिटल का क्या पे करेगा? इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योरशिप क्या करेगा? प्रॉफिट रख लेगा। और मैंने क्या कहा? ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब मिला करके क्या है? ये सब मिला करके हाउस होल्ड की इनकम है। ये सब मिला के क्या है? हाउस होल्ड की इनकम है। हाउस होल्ड की इनकम है। ये सब मिला के हाउस होल्ड की इनकम है। मान लो आपने क्या किया? रेंट पे कर दिया 2 लाख रुपया, आपने वेज पे कर दिया 3 लाख रुपया, आपने इंटरेस्ट पे कर दिया 2 लाख रुपया, और आपका कितना बच गया? दिन 3 लाख बच गया। आपने प्रॉफिट रख लिया, अपने पास ही रखेंगे ना, प्रॉफिट तो ऑनर के पास ही रहता है। तो अब बताइए, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स मिला के हाउस होल्ड की इनकम कितनी हो गई? कितनी हो गई? 10 लाख हो गई। हाउस होल्ड की इनकम कितनी हो गई? 10 लाख हो गई। मानते हो बात को? सारा मिला के हाउस होल्ड की इनकम कितनी हो गई? 10 लाख हो गई। और सारा मिला के प्रोडक्शन कितने का हुआ था? 10 लाख का ही हुआ था। सारा मिला के प्रोडक्शन कितने का हुआ था? 10 लाख का हुआ था। इससे एक बात पता चलता है, देखो क्या,
ये साइड बाय साइड लिखता हूँ मैं, यहाँ लिखता हूँ मैं फर्म और यहाँ लिखता हूँ मैं हाउस होल्ड, यहाँ लिखता हूँ मैं प्रोडक्शन जो कितने का हुआ, 10 लाख का हुआ, और यहाँ मैं क्या लिखता हूँ, इनकम, किसका इनकम, हाउस होल्ड का, वो भी कितना हुआ, 10 लाख का हुआ, और दोनों क्या है, इक्वल है। इससे क्या कॉन्सेप्ट पता चला, कॉन्सेप्ट ये पता चला कि फर्म जितना प्रोडक्ट बनाता है जो उसकी वैल्यू होती है वो हाउस होल्ड के इनकम के बराबर ही होती है। मैं ले देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ इस सेंटेंस को, द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फर्म, फर्म की जो प्रोडक्शन की वैल्यू होती है इज ऑलवेज equal to the value of income of the household। क्या बात है सर, जो फर्म के प्रोडक्ट की वैल्यू होगी वही हाउस होल्ड की इनकम की वैल्यू होगी। देखो मैंने जो बात बताई है ना, ऐसा नहीं कि मैंने अपनी मर्जी से बताई है और मैं जानबूझकर यहाँ ले गया आपको, नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है जो आगे आने वाले समय में न्यूमेरिकल्स में भी आपको काम आएगा। मैं आगे बिल्कुल भी नहीं पढ़ूंगा जब तक मुझे आप कंफर्म नहीं कर दोगे कि यस सर ये बातें समझ में आ गई। बताइए समझ में आ गई, नहीं समझ में आएगी, आप मेरे साथ एक बार आंख बंद करके सोचो। सोचना भी अ पार्ट ऑफ स्टडी, टीचिंग होता है और स्टडी होता है। कभी कभार अकेले में भी सोचना चाहिए इंसान को कि यार एक मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं दुनिया भर के लेबर एंड वर्कर्स एंड लैंड ज़मीन सब लेकर के काम करता हूँ, प्रोडक्ट बनाता हूँ, उसको बेचता हूँ, जो उसकी सेल वैल्यू है वो हमारी प्रोडक्ट की वैल्यू है, और उसको कमा करके मैं करता क्या हूँ, अल्टीमेटली सबको बांटता हूँ। और तुम कहोगे सबको मैं बांट ही दूंगा तो फिर मेरे लिए क्या बचेगा, अरे मेरे पास बचता है ना एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप तो मेरा ही है ना, वो मेरा प्रॉफिट बचता है, ठीक है। लेकिन मैं भी अल्टीमेटली पार्ट ऑफ हाउस होल्ड ही हूँ। एक बिजनेसमैन भी अल्टीमेटली क्या होता है, पार्ट ऑफ हाउस होल्ड होता है। काम धंधा करने के बाद अल्टीमेटली रात को बंदा घर ही लौटता है। तो एक बिजनेसमैन भी फर्म जहाँ तक खोलता वहाँ तक खोलता, अपनी अलग बात है, लेकिन वो भी हाउस होल्ड का पार्ट होता है, इसलिए उसको भी क्या मिलेगा, प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा। तो सर यहाँ तक का कंक्लूजन तो हम समझ गए कि जितने प्रोडक्ट की वैल्यू होगी उतने ही हाउस होल्ड की इनकम भी होगी, जितनी प्रोडक्ट की वैल्यू होगी उतने ही हाउस होल्ड की इनकम होगी। इसको समझने के लिए एक दो छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं आपसे और पूछता हूँ। बताइए, जो भी गुड्स बना है, मान लो मैं यहाँ लिखता हूँ गुड्स, वो गुड्स को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होगा आपको, वो गुड्स को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए बताइए, लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए। क्या ये बंदा अपने आप दे देगा आपको लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप? नो सर, इसको पैसा देना पड़ेगा। क्या क्या देना पड़ेगा, मान लो इसको एक्स दिया, इसको वाई दिया, इसको जेड दिया, इसको एम दिया, तो सर इसका मतलब गुड्स की वैल्यू क्या हो गई, गुड्स की वैल्यू होगी एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एम हो गई। क्या बात है। और सर हाउस होल्ड की इनकम क्या हो गई, सबकी इनकम अलग अलग है, लेबर की इनकम एक्स हुई, इसकी इनकम वाई भी, इसकी जेड भी, इसकी एम भी, टोटल क्या हुई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एम। इसका मतलब क्या दोनों की वैल्यू सेम हो गई, ऑफकोर्स सेम हो गई, ऑफकोर्स सेम हो गई, और क्या। अब इसके ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता हूँ, आगे बढ़ूंगा मैं अब, ठीक है सर, आगे बढ़ जाइए। तो सर आपने अभी किसके बारे में बात करी, मैंने पहला पॉइंट बताया फैक्टर इनकम क्या होता है, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए। फैक्टर इनकम में समझा दिया। फैक्टर इनकम, जो इनकम हाउस होल्ड की होती है, 4 फैक्टर इनपुट्स होते हैं, उनके सारे इनकम को प्लस करके उनको हम फैक्टर इनकम बोलते हैं, जो कि गुड्स की वैल्यू के बराबर होती है। जितनी जरूरत नहीं थी उतना भी समझा दिया मैंने। अब क्या समझाना बाकी है सर, अब इसका बी पार्ट समझाना बाकी है, वो क्या कहलाता है, नॉर्मल रेसिडेंट। आइए लिखिए नॉर्मल रेसिडेंट, हेडिंग लिखिए नॉर्मल रेसिडेंट। अगर ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप समझ गए तो समझ लो कोई भी न्यूमेरिकल्स आप करेंगे, और इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स ही ज़्यादा आता है, इसलिए इसको समझना जरूरी है। नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है सर, आइए देखिए। कोई भी इंसान इंडिया में है, मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो कोई मिस्टर ए है, कहाँ पे है, इन इंडिया है अभी वो इंडिया में क्या हो सकता है, या तो वो रेसिडेंट हो सकता है,
मिस्टर ए है इन इंडिया में रहता है, तो वो इंडिया में क्या हो सकता है? या तो वो इंडिया में क्या हो सकता है, रेसिडेंट, या क्या हो सकता है, नॉन रेसिडेंट। थोड़ा सा टेढ़ा कॉन्सेप्ट है ये, लेकिन इकोनॉमिक्स में ज़्यादा टेढ़ा नहीं है, ये इनकम टैक्स में ज़्यादा टेढ़ा है। इनकम टैक्स अलग चीज़ है, वो जब आप सीनियर क्लास में जाएंगे, ग्रेजुएशन एनसीए करेंगे, तो आप समझेंगे इनकम टैक्स में इसका कॉन्सेप्ट कुछ अलग है। तो मैं उसको काट देता हूँ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं पढ़ना है। आपको किसका कॉन्सेप्ट पढ़ना है? आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स में रेसिडेंट कौन होते हैं, नॉन रेसिडेंट कौन होते हैं। देखिए जी, पहली बात तो समझो, फिर से मैं वापस मुड़ूंगा इस बात पे। कोई भी मिस्टर ए अगर है तो इंडिया में क्या हो सकता है? इंडिया का सिटीजन हो सकता है एंड नॉट सिटीजन हो सकता है। सिटीजन होके भी वो क्या हो सकता है? रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। और नॉट सिटीजन होके भी क्या हो सकता है? रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। मतलब ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट का सिटीजनशिप से कोई मतलब नहीं है। रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट का सिटीजनशिप से कोई मतलब नहीं है। फिर से बोल रहा हूँ, रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट का सिटीजनशिप से कोई मतलब नहीं है। देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ। आप याद करो, आपके घर में कोई ब्रदर्स होंगे, कजन्स होंगे, सीनियर होंगे, जूनियर होंगे, पेरेंट्स होंगे, उनके भाई होंगे, कोई होंगे जो बाहर रहते होंगे, इंडिया से बाहर। इंडिया से बाहर जाते होंगे, वो बिज़नेस पर्पज़ से जाते होंगे, कमाने के लिए जाते होंगे, फिर बार बार आते होंगे, लेकिन उसकी सिटीजनशिप कहाँ की होगी? इंडिया की होगी। आप एक बार सोच के देखो, कोई ना कोई मेंबर आपके घर में ज़रूर होंगे, सिटीजनशिप उसके पास इंडिया में है। और सिटीजनशिप अगर आपके पास इंडिया में है तो पासपोर्ट आपके पास इंडिया का है। फिर आप क्या करते हैं, जिस कंट्री में जाना चाहते हैं वहाँ के वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, वहाँ से परमिशन मिलती है, तो फिर वो कंट्री आप ट्रैवल करते हैं, वहाँ से अपना काम वाम करके, घूम फिर के जो भी काम होता है करके, फिर अल्टीमेटली इंडिया वापस आते हैं। या फिर वहीं रहते हैं, 1 साल 2 साल 4 साल रहते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये मत समझना कि आप अगर किसी दूसरे कंट्री में रहने लग गए तो आप वहाँ के सिटीजन हो गए और यहाँ के सिटीजनशिप आपकी चली गई। ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया के सिटीजन होते हुए भी आप विदेश में रह सकते हैं, और विदेश के सिटीजन होते हुए भी, फॉरेन के सिटीजन होते हुए भी आप इंडिया में रह सकते हैं। मानते हो इस बात को? पहले बताओ, मानते हो नहीं मानते हो? सिटीजनशिप कहीं का भी किसी का हो सकता है, और वो कहीं भी रह सकता है एज़ पर द नॉर्म्स, जो किसी कंट्री के नॉर्म्स है उनको आप पूरा करते हैं, आपको वीज़ा पासपोर्ट मिलता है, सब कुछ होता है, तो आप वहाँ जाके रह सकते हैं, वो अलग कहानी है। लेकिन आप सिटीजन इंडिया के हैं, फिर भी आप बाहर जाके रह सकते हैं। यस सर। तो पहली बात जान लो कि रेसिडेंशियल स्टेटस की मैं बात कर रहा हूँ, कि रेसिडेंट कहाँ के आप हैं, उसका सिटीजनशिप से कोई मतलब नहीं है। तो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख लीजिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ, लिख लीजिए इसको। रेसिडेंशियल स्टेटस हैज़ nothing to do with what? With citizenship. या यूं कह सकते थे हम, सिटीजनशिप हैज़ नथिंग टू विद रेजिडेंशियल स्टेटस। बात एक ही हुआ, मतलब सिटीजनशिप से रेजिडेंशियल स्टेटस का कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल अलग चीज़ है। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप दिमाग से सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट निकाल दो। किसकी बात करो? रेसिडेंशियल स्टेटस की बात करो। आ जाओ जी। तो ये मिस्टर ए क्या हो सकता है? मिस्टर ए इंडिया में क्या हो सकता है? इंडिया में रेसिडेंट हो सकता है, इंडिया में नॉन रेसिडेंट हो सकता है। कैसे सर? देखिए, अगर आप इंडिया में मोर देन 1 ईयर रहते हैं, इफ स्टेज इन इंडिया मोर देन 1 ईयर, तो आप क्या कहलाएंगे? रेसिडेंट कहलाएंगे। तो ऑफ कोर्स यहाँ क्या होगा? लेस देन 1 ईयर। अगर इंडिया में आप 1 साल से ज़्यादा रुक जाते हैं तो इंडिया में क्या कहलाएंगे? आप रेसिडेंट कहलाएंगे। और 1 साल से कम रुकते हैं तो क्या कहलाएंगे? नॉन रेसिडेंट कहलाएंगे। एक तो बात है ही है। दूसरी बात होती है आपकी, इसके साथ एक बात और भी होती है। इसमें एक चीज़ और देखा जाता है। क्या देखा जाता है सर? इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ अ पर्सन। इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ अ पर्सन, वो भी देखा जाता है। वो भी किधर की तरफ आपका है? वो भी टुवर्ड्स इंडिया है।
वो भी टुवर्ड्स इंडिया है। क्या मतलब सर इसका? इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब होता है जब भी आप कहीं प्रोडक्शन करते हैं, जैसे मान लो आप इंडिया में प्रोडक्शन करते हैं, तो यहीं पे क्या करते हैं? कंजम्पशन करते हैं। यहीं पे प्रोडक्शन, यहीं पे कंजम्पशन, और यहीं पे और भी, यहाँ भी क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट। आप अपने पिताजी की बात करो, अपनी मदर की बात करो, तो वो अगर कोई बिजनेस लेडी है, बिजनेसमैन है, तो वो उनकी प्रोडक्शन भी इंडिया में होती है, वो कमा कर लाते हैं तो कंज्यूम भी इंडिया में करते हैं, खाना पीना खाना घूमना फिरना जो भी करते हैं, और जो पैसा बचता है उसका इन्वेस्टमेंट भी कहाँ करते हैं? इंडिया में करते हैं। लेकिन कई सारे फॉरेनर्स हैं, चाहे यूएसए का बंदा हो, चाइनीज़ बंदा हो, जापानीज़ हो, कोई भी हो, वो इंडिया में प्रोडक्शन करता है, कमाता इंडिया से है, लेकिन वो हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करे? दूसरे कंट्री में करे, रहता कहाँ हो? कहीं और रहता हो, तो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट 100% इंडिया में नहीं है। तो ये दो बातें साबित करनी होती है, एक तो मोर देन 1 ईयर, और दूसरा उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब ही समझा दिया मैंने, प्रोडक्शन करो, कंजम्पशन करो एंड इन्वेस्टमेंट करो, सारा कुछ इंडिया में किया। अगर ये साबित हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया? वो रेसिडेंट हो गया। नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या होगा? नॉन रेसिडेंट हो गया। लास्टली मैं जाते जाते समझाना चाहता हूँ कि नॉन रेसिडेंट कॉन्सेप्ट क्या है, कि जो बंदा 1 साल से कम इंडिया में रहता है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी क्या है? इंडिया से बाहर है, तो इसका मतलब वो क्या हो गया? नॉन रेसिडेंट हो गया। ठीक है, अब आपको समझना होगा कि ये बातें मैंने क्यों समझाया। अब आइए अल्टीमेटली मैं बात करता हूँ डेफिनेशंस का। मैंने ये बातें कहाँ से स्टार्ट करी थी? मैंने ये बातें शुरू करी थी, आपको यहाँ से समझाना स्टार्ट किया था, नेशनल इनकम से। मैंने ये बातें यहाँ से शुरू किया था। किससे शुरू किया था? नेशनल इनकम से। इसको समझाने के लिए मुझे क्या समझाना पड़ा? फैक्टर इनकम समझाना पड़ा, और इसको समझाने के लिए मुझे क्या समझाना पड़ा? रेसिडेंशियल स्टेटस समझाना पड़ा। आइए जी, एक बार फिर से मैं यहाँ लिखता हूँ। नेशनल इनकम को समझाने के लिए क्या करना पड़ा मुझे? नेशनल इनकम को समझाने के लिए क्या करना पड़ा मुझे? सर आपको दो बातें समझानी पड़ी। क्या क्या? एक तो फैक्टर इनकम समझाना पड़ा, और दूसरी बातें क्या समझानी पड़ी? रेसिडेंट समझाना पड़ा। वेरी गुड। आइए जी, अब इसको हम डिफाइन करते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट के पास को हम डिफाइन करते हैं। देखिए, नेशनल इनकम इज द, लिखिए इस चीज़ को, एक सेंटेंस डेफिनेशन लिख लीजिए बस, साथ साथ लिखिए। नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ national income is the sum total of factor incomes earned by normal resident of a country. National income is the sum total of factor incomes earned by normal resident of a country. During the period of an accounting year. During the period of an accounting year. During the period of an accounting year. अब देखो इस डेफिनेशन को आप कितना बढ़िया समझ पाए होंगे। देखो, एक बात तो यहाँ क्या था? नेशनल इनकम, इंपॉर्टेंट टर्म था। दूसरा क्या था? सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। तीसरा क्या था? नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, मतलब हमारी कंट्री बात कर लो, इंडिया की बात कर लो। 1 साल में अकाउंटिंग ईयर, उसको हम नेशनल इनकम बोलते हैं। अब मैं बताता हूँ, सुनो। मान लो आप इंडिया की बात करो, सपोज कर लो, डेफिनेशन आपके सामने है। किसकी बात करते हैं? इंडिया की बात करते हैं। सपोज करो इंडिया में मुश्किल से 5 लोग ही है, समझ लो 5 लोग ही। ऐसी बात सच्चाई नहीं है, समझने के लिए। कौन कौन सर? ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। और ये पांचों लोग, 5 पीपल इंडिया में क्या है? रेसिडेंट है। ये नॉर्मल रेसिडेंट है। नॉर्मल रेसिडेंट मतलब ये हुआ कि इसका बिजनेस इंटरेस्ट कहाँ है? इंडिया में है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, और साथ साथ ये इंडिया में ही रहता है। कभी बाहर जाता है बात और है, लेकिन आ भी जाता है। उसका सारा कमाई दमाई खर्चा वर्चा इन्वेस्टमेंट सब इंडिया में, ठीक है, रेसिडेंट है।
अब ये रेसिडेंट है तो ये कमाता है, क्या करता है, ए और बी मान लो क्या करता है, इंडिया में ही क्या कर रखा है, फैक्ट्री लगा रखा है, फैक्ट्री इन इंडिया, बहुत अच्छी बात है। सी, डी और ई क्या कर रखा है, फैक्ट्री लगा रखा है, कहाँ लगा रखा है, फैक्ट्री मान लो इन नेपाल। हो सकता है, पॉसिबल है, बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता है, कहीं भी फैक्ट्री लगा सकते हैं आप। ये बंदा है और ये बंदा जो इस दोनों ए और बी मिलकर कमाता है, सपोज करो 10 लाख कमाता है, और जिसकी फैक्ट्री नेपाल में लगी हुई है वो 20 लाख कमाता है। लेकिन ध्यान देना, भले ही ए और बी इंडिया में बिजनेस लगा रखा है, इंडिया में ही कमाता है, सी, डी और ई इंडिया से बाहर बिजनेस लगा रखा है, इंडिया से बाहर कमाता है, लेकिन ये पांचों लोग इंडिया में ही रेसिडेंट है। अगर ये इंडिया में रेसिडेंट है तो दुनिया के किसी भी कोने में ये कमाता है, दुनिया किसी भी कोने में कमाता है, अल्टीमेटली क्या मानी जाएगी उसको, उसको इंडिया का इनकम माना जाएगा, उसको क्या माना जाएगा, नेशनल इनकम माना जाएगा। कितना माना जाएगा, 30 लाख नेशनल इनकम माना जाएगा। क्या माना जाएगा उसको, नेशनल इनकम माना जाएगा। सर जो नेपाल में कमाता है उसको भी तो आपने इंडिया में जोड़ दिया, तो क्या हो गया, नेपाल में कमाने वाला बंदा कौन है, इंडिया का है। मैं आपको समझ नहीं आया, मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपका घर है, आपके घर में 5 अर्निंग मेंबर हैं, अच्छे खासे मेंबर हैं, अट्ठे कट्ठे 5 लोग कमाते हैं। ये सेम कहानी, इंडिया की बात छोड़ दो, ये आपके घर की बात करो। 2 लोग इंडिया में फैक्ट्री लगा रखे हैं और 3 लोग इंडिया से बाहर फैक्ट्री लगा रखे हैं। आपके घर में जो पैसा आता है वो कहाँ से आता है, जो इंडिया में फैक्ट्री लगा रखा है वो पैसा भी आपके घर में आता है, और जो नेपाल में फैक्ट्री लगा रखा है वो पैसा भी आपके घर में आता है। बताओ किस पैसे पे आप मौज करोगे। सर सारा पैसा हमारा ही है, 30 लाख हमारे घर में आता है, हम सारे पैसे में मौज करेंगे। कैसे कर लोगे, जो बंदा नेपाल में रहता है वो कैसे तुम पैसे, सर नेपाल में रहने से क्या होता है, अल्टीमेटली पैसा तुम्हारे पास ही आता है, कमाई तुम्हारे घर पे ही आता है, वो बंदा तो मेरे घर का ही है, कमाता तो मेरे घर के लिए है। जब मेरे घर के लिए कमाता है, मेरे घर में कमाई आता है, मेरे घर में खर्चा होता है, मेरे घर में इन्वेस्टमेंट होता है, तो मैं अपने घर का इनकम मानूंगा उसको। तो इसका मतलब हुआ कि आप अपने घर के इनकम को, कौन से इनकम को घर के इनकम मानते हो, जो इंडिया में कमाते हो उसको मानते हो या इंडिया से बाहर कमाते हो उसको मानते हो। सर कैसी बात करते हो, या इंडिया में क्या दुनिया के किसी भी कोने में कमा लो, अगर हमारे घर की कमाई है, हमारे घर में कमाई आ रही है तो मेरे घर की कमाई है, हमारे बंदे कमा रहे तो हमारे घर की कमाई है। हमारे बंदे दुनिया में कमा ले, दुबई कमा ले, मिडल ईस्ट कमा ले, अमेरिका कमा ले, कहीं कमा ले, हमारे घर की कमाई है। सिमिलरली हमारे इंडियंस लोग, जो इंडियन रेसिडेंट है, वो दुनिया के किसी भी कोने में कमाता हो, इंडिया में कमाता हो, बाहर कमाता हो, एक बार आंख बंद करके सोचो सारा इनकम क्या कहलाएगा आपका, नेशनल इनकम। हमारे घर की इनकम वैसे हमारे कंट्री की इनकम, हमारे लोगों के द्वारा जो कमाया गया इनकम है वो हमारी कंट्री की इनकम भी होगी, कंट्री एट लार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमारे घर की इनकम होगी हमारे घर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ये बातें आपको समझ में आ गई तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपका सॉल्व होने वाला है। जब मैं नेशनल इनकम की बात करता हूँ तो मैं इनकम ऑफ रेसिडेंट की बात करता हूँ, इसके पीछे लिख देता हूँ मैं। जब मैं नेशनल इनकम की बात करता हूँ तो किसकी बात करता हूँ, बात करता हूँ इनकम ऑफ रेसिडेंट, इनकम ऑफ रेसिडेंट की बात करता हूँ, इनकम ऑफ रेसिडेंट की बात करता हूँ, चाहे वो रेसिडेंट कहीं से कमाता हो, अर्नड इन इंडिया, चाहे वो इंडिया में कमाता हो और अब्रॉड, बाहर कमाता हो। लेकिन हमारे लोग जो 10 नाखून से, 10 हाथ से कमा के लाते हैं, चाहे इंडिया में कमाते हैं, इंडिया से बाहर कमाते हैं, वो सारे इनकम क्या कहलाते हैं, हमारे नेशनल इनकम कहलाते हैं, नेशन बेसिस पे। बस इससे ज़्यादा बोलेंगे तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे। आइए जी बच्चों, एक बार फिर से मैं डेफिनेशन समझाता हूँ। अब आपको डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही समझ गए डेफिनेशन के बारे में। नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ, किसका सम टोटल ऑफ, फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉर्मल रेसिडेंट, हमारे तुम्हारे ऐसे लोग, वो जो कमाते हैं, ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, एक साल के अंदर हमारे कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट जो फैक्टर इनकम कमाते हैं, चाहे इंडिया से कमाते हो या इंडिया से बाहर से कमाते हो, उनको हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम बोलते हैं। यस सर। अभी आगे चल के इसका डिस्टिंक्शन और हम करेंगे, लेकिन यहाँ तक की बातें मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गई होगी। यस सर। आइए एक नया टॉपिक लिखिए अब, फैक्टर इनकम आर डिफरेंट फ्रॉम ट्रांसफर इनकम्स। लिखिए, नया टॉपिक लिखिए,
factor incomes are different from transfer incomes. फैक्टर इनकम्स आर डिफरेंट फ्रॉम ट्रांसफ़र इनकम्स. जो फैक्टर इनकम होते हैं वो ट्रांसफ़र इनकम से क्या होते हैं, अलग होते हैं. फैक्टर इनकम्स आर डिफरेंट फ्रॉम ट्रांसफ़र इनकम्स. यस सर. क्या मतलब सर, मैं फिर समझाता हूँ. देखो, दो टर्म्स आपको अलग से पहले लिखने पड़ेंगे. एक लिखना पड़ेगा फैक्टर इनकम, दूसरा लिखना पड़ेगा ट्रांसफ़र इनकम. देखो जी बच्चों, आपके पास दो हाथ है, 10 उंगली है, दोनों मिला के देखो फिंगर्स है, 10 नाखून है. हाथ की नाखून की बात कर रहा हूँ. इस हाथ से, इस मेहनत से, इस दिमाग से जो कमाते हैं आप, या अपने एसेट से जो कमाते हैं, वो सारा क्या है, फैक्टर इनकम है. अपनी मेहनत से जो कमाते हैं, अपने एसेट से जो कमाते हैं, सारा क्या फैक्टर इनकम है. मतलब आपके पास क्या हो सकता है, लैंड हो सकता है, उससे आप क्या कमाते हैं, इन रेंट. आपके पास क्या हो सकता है, आप खुद एक लेबर हैं, काम कर सकते हैं, उससे क्या कमाएंगे, वेजेस. आपके पास पैसा है, कैपिटल है, उससे क्या कमाएंगे, इंटरेस्ट. आपके पास ब्रेन है, उससे क्या कमाएंगे, पहले तो एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहा हूँ मैं, उससे क्या कमाएंगे, प्रॉफिट्स. ये सारा को प्लस कर दो तो ये क्या आपका फैक्टर इनकम है. सर कई बार आप बोल चुके हो. लेकिन उस इनकम के बारे में बात करो जो कोई मेहनत नहीं करता फिर भी उसकी इनकम हो जाती है. कैसे सर, मान लीजिए आप स्कूल्स में पढ़ते हैं, आपने कुछ अच्छा काम किया, रिजल्ट लाया, आपको स्कॉलरशिप मिला. ठीक है सर. कोई बीपीएल कार्ड होल्डर है, उसको गवर्नमेंट से क्या मिला, सब्सिडी मिला, या उसको पेंशन्स मिला. सुना कि सुना है. ओल्ड एज है, सीनियर सिटीजन, उसको भी क्या मिलते हैं, पेंशन्स मिलते हैं. अब बताओ ना, कोई अगर मान लो, आपको मुझे बोला नहीं चाहिए लेकिन आप देखते हैं ट्रैफिक्स पे क्या होता है, लोग पैसे मांगते रहते हैं. उनको जो आप पैसा डोनेट करते हो उसके लिए क्या है, वो ट्रांसफ़र से. उन्होंने कोई मेहनत तो किया नहीं उसके लिए, फ्री में कमाया, तो ट्रांसफ़र इनकम है. लेकिन अभी मैं एक इंडिविजुअल बेसिस पे और बेगर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, गवर्नमेंट स्केल की बात कर रहा हूँ. गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स देती है, बीपीएल कार्ड वालों को सब्सिडी देती है, पेंशन्स देती है, ओल्ड एज पेंशन्स होता है, और बहुत तरह के काम गवर्नमेंट करती है जो फ्री में पैसे ट्रांसफ़र करती है. इसको बोलते हैं हम ट्रांसफ़र्स. क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसफ़र्स. और जिसको ये इनकम हो रहा है उसके लिए क्या है, ट्रांसफ़र इनकम है. इस ट्रांसफ़र इनकम को नेशनल इनकम में या जीडीपी में इंक्लूड नहीं किया जाता है, क्योंकि नेशनल इनकम जीडीपी में उसी चीज़ को इंक्लूड किया जाता है जो मेहनत से कमाया जाता है. इसको कौन सा आपने मेहनत से कमाया, तो फ्री मिला आपको, इसलिए ट्रांसफ़र इनकम्स को जीडीपी में इंक्लूड नहीं किया जाता है. लेकिन ट्रांसफ़र इनकम्स के बारे में आपको जानना जरूरी है, क्योंकि इसका भी ज़रूरत पड़ेगा न्यूमेरिकल कैलकुलेट करते वक्त. मुझे उम्मीद है कि आपको फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफ़र इनकम्स के बारे में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा. क्या कहते हो बच्चे, आ गया ना. यस सर, आइए जी. ठीक है बच्चे, तो इस तरह से फैक्टर इनकम्स एंड ट्रांसफ़र इनकम के लिए दो वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम. एक कहते हैं अर्नड इनकम, इसको बोलते हैं अर्नड इनकम. इसको बोलते हैं अनअर्न इनकम. अर्न इनकम एंड अर्न ऑन इनकम बोलते हैं इसको. यस सर. ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे जो टॉपिक ख़त्म हुआ है उसमें एक क्वेश्चंस मैं आपको लिख देता हूँ, और वो क्वेश्चंस आप पढ़ के आना, और कल उस क्वेश्चंस को हम दोबारा से डिस्कस करेंगे. और वो क्वेश्चन क्या है, हालांकि आज हम काफ़ी हद तक कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कल रिवाइज करके उसके एग्जाम्पल्स बता के तब उससे हम आगे बढ़ेंगे. और वो है डिफरेंस बिटवीन
between normal resident and non-resident in India, इसके बीच में क्या डिफरेंस है, ये बात मैं आज ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, लेकिन कल फिर मैं दोबारा से इस पर कुछ एग्जांपल्स दूंगा, कराऊंगा, उसके बाद ये चैप्टर खुल जाएगा। बहुत अच्छी अच्छी बातें होगी। अगर इस चैप्टर की क्लास आप मिस करोगे तो समझ लो आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मिस कर जाओगे, आने वाले चैप्टर्स को भी आप नहीं समझ पाओगे। इसलिए आप ज़रूर क्लास अटेंड कीजिए। आज के बस इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।